बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको खबर जो देनी है, आजकल खबरें आप ये सुनते हैं कि देखें फलां जज के साथ इस तरह कर दिया गया, फलां अदालत में उस तरह से हो गया। मैं उससे पहले एक बयान आपको सुना देता हूँ। आपको हंसी भी आएगी और आपको ये लगेगा कि हम किस तरह के इस निज़ाम के अंदर रह रहे हैं, कौन लोग निज़ाम को इस वक्त लीड कर रहे हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब याया आफरीदी साहब ये फरमाते हैं कि जनाब अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का सामना नहीं, जनाब चैलेंजेस का सामना नहीं है। कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में लोगों से पूछना चाहिए कि अदलिया नाम की कोई चीज है। अब पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का विंग है, हुकूमत की एक जैली ब्रांच है, या बकौल सलमान अकरम राजा साहब कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनके ऊपर अदालत लिखा हुआ है और उनके मुताबिक हम वहां पे चले जाते हैं। सच्ची बात यह है कि ग्राउंड की सिचुएशन या अमली तौर पे ऐसा ही है। अब आप जानते हैं कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस, वो 5 जजेस जो बड़े दलेर जजेस तस्वुर किए जाते हैं, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के किरदार से मुतालिक बताया, जिन्होंने एजेंसी से मुतालिक बताया, उनको साइड लाइन किया गया। उनको करने के लिए सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया। सीनियरिटी का मसला भी बजरिया आईनी बेंच हल कर लिया गया और उसके बाद उनको चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। गो के जो बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के ऊपर था, वो इधर आके नंबर 1 हो गया। और मजे की बात क्या है, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सरफराज डोगर और जस्टिस आलिया नीलम, ये दोनों जजेस जो हैं वो बराबर हो गए हैं। यानी वहां पे वो 14 नंबर दूर थे सीनियरिटी में, लेकिन जनाब के इस कमाल से जो सिस्टम ने दिखाया, अब आलिया नीलम साहिबा और सरफराज डोगर साहब दोनों की बराबरी की बुनियाद के ऊपर। सरफराज डोगर साहब ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए हैं और वो कंट्रोवर्सी जो है वो ईमान मजारी वाली है, जिसमें उन्होंने जो कुछ उनके बारे में बोला, जो वो कहते हैं उन्होंने वजाहत दे दी, उनका मेरी बच्ची है। तो अब दूसरी जानिब ईमान मजारी तैयार दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने तकरीबन उनको एक दरखास्त दे दी कि भाई उस दिन की जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं उसकी हमें सीसीटीवी महफूज कर लें। अब उस दौरान में खबर एक अच्छी ये आई है, अच्छी इस नज़र से कि अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं, अब एक कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक 27वीं यानी तरमीम करें और उसमें ये लेके आए कि अगर जजेस को हम उनके कंसेंट के बगैर भी ट्रांसफर करना पड़े तो हम करें। एक बात। दूसरी बात, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला उठाया गया और ये मामला उस वक्त उठाया गया जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज थे, उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के फॉर्म 45 मांग लिए। वो डट गए, उनको पैगाम पहुंचाया गया कि आपके लिए मसाइल हो जाएंगे, आप इन चीज़ों में ना आए। वो डटे रहे और उसके बाद एक पूरा प्रोपोगेंडा किया गया उन टाउट्स के जरिए, उन अकाउंट्स के जरिए जो आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के तस्वुर किए जाते हैं, उन लोगों के जरिए कि जी जज साहब की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ये हो गया। फिर कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी एक बात की थी, अगर आपको याद हो, तो अब उनका केस जो है वो 16 सितंबर को लगा दिया गया। अब अमली तौर पे तो ये केस जस्टिस डोगर के पास लगा, लगना नहीं चाहिए। क्यों? तारिक जहांगीरी साहब उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी को चैलेंज किया और अभी भी उनकी जो एक अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आईनी बेंच ने उसको नहीं अभी तक सुना। तो जब वो उनके खिलाफ एक केस में फरीक हैं तो क्या जस्टिस सरफराज डोगर उसूली तौर पे उनका केस सुन सकते हैं? क्या ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? क्या उनको सुनना चाहिए? हरगिज़ भी नहीं है। तब 16 तारीख को उनके हवाले से उस केस को लाया गया। तो चलें, इस्लामाबाद की वकील और जज साहब के दरमियान जो जुमलों का तबादला हुआ, ये दोनों की पोजीशन है, उसके ऊपर तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन भी नहीं बोली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नहीं बोली। इल्ला माशाल्लाह हम ये तसव्वुर करते हैं या हम ये समझते हैं कि ये बार एसोसिएशंस होंगी और ये आपके मेरे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने क्या किया वो खामोश है। लेकिन अब कम से कम इस हद तक हम दाद दे देते हैं कि इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ये जो बदनीति पर एक मबनी इक़दाम है जिसमें उनको माइनस करने का प्लान है, उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला है। 16 सितंबर को उस मुबैना जाली डिग्री का जो ढंडोरा पीटा जाता है उसकी दरखास्त है जो डोगर साहब ने सुननी है। और नंबर 2 जो है, अब 15 सितंबर को उन्होंने जनरल बॉडी का इजलास है वो बुला लिया है और इसके खिलाफ उन्होंने उसको बदनीति के हवाले से कहा है और उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो केस है वो न सिर्फ बदनीति पर मबनी है बल्कि गैर कानूनी और गैर जमहूरी है। आई होप कि ये जो वो बात कर रहे हैं वो बाकी लोगों को भी रियलाइज़ करवाएंगे। और अदालतों से एक और बात याद आई, मैंने आपको बताया था कि अब ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी 3-3 सिक्योरिटी एहलकार दें और अगर जज साहिबान अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हैं यानी उनका इंतकाल हो गया है तो उनकी बेवा को भी 3 जजेस वाले 3 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सिक्योरिटी दी जाए। यानी जज साहब के इंतकाल के बाद भी उनकी फैमिली को वो सिक्योरिटी मिलती रहनी चाहिए।
तो अब तनकीद हुई, हम सब ने तनकीद की, क्योंकि जनाबे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब फरमा रहे थे वो देखे मेरे प्रोटोकॉल कितनी गाड़ियां होती हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि गाड़ियां कम कर दें, इसके ऊपर बोझ कम हो। आज उसके ऊपर उस तनकीद के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की है। वजाहत ये नहीं जारी की कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं फराहम करेंगे या हम इस इकदाम को वापस ले रहे हैं, जरा वो क्या कहते हैं कि मजीद जो वजाहत है उस मामले को और उलझा देती है। उन्होंने फरमाया जी रिटायर्ड जजेस को सिक्योरिटी की सहूलत उनके साबिका मनसब की हसास नौयत और मुसलसल मौजूद खतरात को मद्देनजर रखते हुए फराहम की जा रही है। अब उन्होंने कहा जी कि रिटायर्ड जजेस को सिक्योरिटी फराहम करने के इंतजाम को कवायदो जवाबित, तयशुदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रेगुलेट किया गया है, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी फराहम की जाती है। चीफ जस्टिस ने अपनी सिक्योरिटी कम की, जिससे बहुत सारा बोझ कम हुआ है। मेरे ख्याल से मेहरबानी करें, चीफ साहब के साथ अगर 9 गाड़ियां थी, उन्होंने 3 कर दी हैं, तो 19 गाड़ियां उनके साथ कर लें, मेहरबानी करें। लेकिन ये 3 सिक्योरिटी एहलकारों वाला खजाने को काम ज्यादा महंगा पड़ेगा। कैसे? अब कितने रिटायर्ड जजेस हैं, मेरे पास तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने हयात हैं और कितने अपने रब की हुजूर पेश हो गए हैं। आप उन सबको 3-3 एहलकार देंगे और भाई ये सैकड़ों की तादाद में जाएगा, और उन सैकड़ों की तादाद तनख्वाहें, वो टैक्स जो है वो सब कुछ होगा। तो आमतौर पे जजेस को सिक्योरिटी दी जाती है जैसे एक खास टाइम तक आप दें जब तक चीजें समझ आती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है फिर तो आप हर डीपीओ कहेगा जी मैंने वो क्रिमिनल्स के खिलाफ वहां कार्रवाई की तो मुझे तायात सिक्योरिटी दें। फिर आप कोई भी बंदा, फिर तो हर बंदा देखें, बतौर सहाफी क्या हम क्रिमिनल्स की खबरें नहीं लेके आते? क्या हम 2 नंबर लोगों की खबरें नहीं लेके आते? क्या हमें खतरात नहीं होते? क्या आप हमें सिक्योरिटी देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसलिए रियासत के ऊपर बोझ कौम के खजाने से ना बढ़ाएं। आप उनको माशाल्लाह से पहले इतनी मराद दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो पेंशन होती है ना, वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की तनख्वाह भी नहीं होती। तो इसलिए मेहरबानी करें, इस कौम के हवाले से इनके ऊपर वो बोझ ना डालें जो इनकी इस्तिताअत से जरा ज्यादा हो। अच्छा जी, सैलाब के हवाले से आपको बताया जाना जरूरी है। सैलाब की तबाही बहुत ज्यादा है। मैंने आज जो सीतपुर के इलाके हैं वहां तक गया हूँ, वहां बड़ी खौफनाक कैफियत है, लोग फंसे हुए हैं, जानवर फंसे हुए हैं। और सबसे अफसोसनाक खबर ये है कि मैंने एक बंदे से वहां बात की, जहां तक हम खाना लेके पहुंचे, तो मैंने उनसे कहा आप घर क्यों नहीं छोड़ रहे? उनका घर कैसे छोड़े? हालांकि वो पानी में डूबा चारों तरफ से। उनका हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं। मैंने इसके ऊपर जो है वो आज राना सिकंदर हयात मुझे मिल गया यहाँ पे, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने पूछा ये आप उनका जी हमने कल इसके ऊपर मीटिंग की है तो अभी तक आज कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, तो हमने 2 जो हैं इल्जामात की बुनियाद के ऊपर कश्तियां तहवील में ली हैं। अच्छा, गुजरात डूबा हुआ था, गुजरात डूबा रहा, वो सैलाब के पानी से नहीं था, अर्बन फ्लडिंग थी और वहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं था। तो माशाल्लाह डीसी साहिबा ये तो मरीम नवाज साहिबा को एहसास दिलाने में कामयाब हुई। देखो ये सीवरेज ही नहीं था। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि पिछले 20 सालों में एक शहर में सीवरेज के पाइप ना हों, और वहाँ आखिर बारिशें पहले भी हुई, बहुत ज़्यादा हुई। तो अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पहले मंसूबे हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं हुए। चले पिछली हुकूमतों में डाल दें, 2023 से जो मंजूरियां वो क्यों नहीं हुई। तो आज चौधरी परवेज इलाही जिनका ताल्लुक गुजरात से है, वो आज सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे कर रहे थे और वहाँ पे तहरीक इंसाफ गुजरात ने इमदादी कैंप लगाया। वहाँ पे हमने सुमेरा इलाही साहिबा हैं, वो भी मुझे दिखाई दी, और बैरिस्टर सलमान करीम राजा थे, दीगर उनकी जो क़यादत है वो वहाँ पे पहुँची हुई थी। और डार बरादरान को भी मैंने देखा, शौकत बसरा साहब जो हैं वो भी नज़र आ रहे थे। तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट को भी चाहिए तहरीक इंसाफ से हाथ तौला करें। इस वक्त बहुत बड़ा एक अलमिया है पंजाब के अंदर, जो मदद करना चाहता है, तहरीक इंसाफ करना चाहती करने दें, पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी करना चाहती है, नून लीग करना चाहती है, एज ए पार्टी जो करना चाहता है करें। ये स्कोर बाद में सेटल कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।